अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? जो बेबी के अराउंड फ्लूइड प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है इसका सोर्स? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स जो मेन सोर्स होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। फिर 12 हफ्ते के बाद फ्रॉम 12 वीक्स टू 20 वीक्स जो मेन सोर्स होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होता है ट्रांसुडेट अक्रॉस द फीटल स्किन। फिर 20 वीक्स के बाद जो है फीटल यूरिन, ये वो बन जाता है मेन सोर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग टाइमलाइन के हिसाब से, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के हिसाब से, कि मेन सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके एमसीक्यू में पीरियड ऑफ जेस्टेशन नहीं मेंशन किया हुआ, तो मेन सोर्स क्या बोलोगे आप एमनियोटिक फ्लूइड का? तो वो आप बोलोगे फीटल यूरिन को। यही सिंगल बेस्ट आंसर है। अब बेबी यूरिन प्रोडक्शन कब शुरू करता है? तो बेबी जो है यूरिन प्रोडक्शन ये 12 वीक्स के बाद शुरू कर देता है। ओके, यूरिन प्रोडक्शन 12 वीक्स में जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन फीटल यूरिन आपका मेन सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड 20 वीक्स के बाद बनता है। और रिमूव कैसे किया जाता है इस आपके एमनियोटिक फ्लूइड को? इट इज रिमूव्ड बाय द फीटल स्वॉलोइंग मेनली। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर्स आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पता होनी चाहिए। पहला वन लाइनर क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? ओडरलेस होने का एप्लीकेशन क्या है? नॉर्मली तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? ओडरलेस होता है। लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर आपको फाउल स्मेलिंग एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है, ओडरलेस नहीं मिलता, तो आपको क्या सस्पेक्ट करना है? आपको सस्पेक्ट करना है कोरियो एमनियोनाइटिस, क्योंकि कोरियो एमनियोनाइटिस के अंदर फाउल स्मेलिंग एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब कलरलेस होने का एप्लीकेशन क्या है? कलरलेस होने का एप्लीकेशन ये है कि नॉर्मली तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये कलरलेस होता है, पर टर्म पे जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये टर्बिड या फिर पेल येलो हो जाता है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है, मतलब बेबी ने मेकोनियम पास किया हुआ है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड डार्क है, मतलब उसके अंदर अल्टर्ड ब्लड प्रेजेंट है, तो आप सस्पेक्ट करोगे अब्रप्शन के बारे में। अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये टोबैको जूस कलर का है, तो आप सस्पेक्ट करोगे इंट्रायूटेराइन डेथ के बारे में। अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये गोल्डन कलर्ड है, तो आप सस्पेक्ट करोगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर बिलिरुबिन ज्यादा होता है, और ये यही बिलिरुबिन आपके एमनियोटिक फ्लूइड को जो है गोल्डन कलर देता है। और अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड सैफरन कलर का है, ग्रीनिश येलो कलर का है, तो आप सस्पेक्ट करोगे पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के बारे में। तो ये बेसिकली आपके कलर का एप्लीकेशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। दूसरा जो पीएच होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होता है 7.1 टू 7.3। इसका एप्लीकेशन क्या है? ये पीएच जो है 7.1 टू 7.3 अल्कलाइन पीएच है। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाया दिस टेस्ट कॉल्ड एज नाइट्राजिन पेपर टेस्ट। नॉर्मली वजाना का पीएच जो होता है वो 4 होता है, मतलब एसिडिक पीएच होता है। तो अगर प्रीमेच्योर रप्चर हुआ है मेम्ब्रेन का, तो आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये लीक कर जाएगा, वजाना के अंदर आ जाएगा। नाइट्रोजन पेपर टेस्ट के अंदर आपको समझ जाएगा कि जो पीएच है वो 7.1 है, 7.3 है, तो बेसिकली ये रप्चर हुआ है। और अगर आपको पीएच 4 ही मिलता है तो मतलब रप्चर नहीं हुआ है। फिर हम बात करते हैं आपके तीसरे वन लाइनर के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये कंपोज होता है 98 टू 99% वाटर से, इसीलिए इसका कोई न्यूट्रिशनल फंक्शन जो होता है वो नहीं होता है। तो क्या फंक्शन होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का? तीन फंक्शंस होते हैं मेन एमनियोटिक फ्लूइड के। पहला, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है, और ये बेबी के ग्रोथ के लिए एंड बेबी के मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता है यूटेरस जो है इस ये एक नैरो कैविटी है, अगर इसमें कोई एमनियोटिक फ्लूइड जैसे फ्लूइड नहीं प्रेजेंट रहता तो बेबी को जगह ही नहीं मिलती मूवमेंट के लिए एंड ग्रोथ के लिए। तो वो जगह जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअल में प्रोवाइड करवाता है। फिर अगर हम बात करते हैं अमाउंट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, कितना वॉल्यूम आपका बेसिकली प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो ये मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम वॉल्यूम आपके एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेजेंट होता है एट 32 टू 34 वीक्स, और वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? 1 लीटर होता है। एट टर्म अगर आप देखोगे तो एट टर्म ये डिक्रीज होके हो जाता है 800 मिलीलीटर, और पोस्ट टर्म मतलब आफ्टर 42 वीक्स आपका जो वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का ये बस 200 ml बच जाता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑलिगोहाइड्रोमनियस और पॉलीहाइड्रोमनियस के बारे में, तो इनमें अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें कि एब्सोल्यूट कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है ऑलिगोहाइड्रोमनियस के अंदर, तो वो होता है लेस देन इक्वल टू 200 ml। और पॉलीहाइड्रोमनियस के अंदर जो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड का, वो मोर देन इक्वल टू 2 लीटर होता है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली आपके प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों, ये सब बात कर लिया मैंने। अब हम बात करते हैं कि हम असेस कैसे करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड को। ओके देखो, आप मैंने जैसे बता दिया कि अगर 2 लीटर से ज्यादा है तो उसको पॉलीहाइड्रोमनियस बोलेंगे, 200 ml से कम है तो उसको ऑलिगोहाइड्रोमनियस बोलेंगे। लेकिन जब बेबी अंदर है, प्रेगनेंसी के अंदर, यूटेरस के अंदर है, तो आप थोड़ी ना डायरेक्टली एब्सोल्यूट वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाओगे एमनियोटिक फ्लूइड को, आप कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे। तो आपको कैसे असेस कर सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड को ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर यूएसजी, वो अब भी हमें समझना है। तो आपके पास दो तरीके होते हैं टू असेस द एमनियोटिक फ्लूइड।
ड्यूरिंग दिस सेकंड ट्राइमेस्टर यूएसजी। पहला तरीका होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करने का। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हो? इसमें बेसिकली जो रेडियोलॉजिस्ट है ये यूएसजी निकालता है। यूएसजी में यूटेरस जो उसको दिखता है उसको वो हाइपोथेटिकली 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है और चारों क्वाड्रेंट्स में जितना एमनियोटिक फ्लूइड देख रहा है उसका वर्टिकल मेजरमेंट लेता है। उसका क्या लेता है? वर्टिकल मेजरमेंट लेता है ईच क्वाड्रेंट में और उस सबको ऐड कर देता है। अब इसकी कुछ रीडिंग आएगी, कुछ मेजरमेंट आएगा। अगर ये मेजरमेंट, ये रीडिंग 5 टू 24 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये नॉर्मल लेवल, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर लेस देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है वो कम है, मतलब ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस है। और अगर आपके लेवल्स मोर देन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस वाली कंडीशन है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है असेस करने का एमनियोटिक फ्लूइड को? तो वो है सिंगल डीप पॉकेट, डीप वर्टिकल पॉकेट, एसडीपी, डीवीपी। कैसे करते हो? इसमें बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट जो यूएसजी निकालता है इसको अब वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड नहीं करेगा, वो बस वो मैक्सिमम वर्टिकल मेजरमेंट लेगा जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड सबसे मैक्सिमम वर्टिकल मेजरमेंट दे रहा है और उसको हम कंसीडर कर लेंगे एसडीपी। उसको हम मेन मेजरमेंट कंसीडर कर लेंगे और अगर वो मेन मेजरमेंट आपका 2 से 8 सेंटीमीटर के बीच में आता है तो वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है। अगर ये 2 सेंटीमीटर से कम या फिर 2 सेंटीमीटर आता है तो वो ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस वाली कंडीशन है। अगर वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा या फिर 8 सेंटीमीटर आता है तो फिर वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस वाली कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर माइल्ड ऑलिगो है, माइल्ड पॉली है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है इडियोपैथिक। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर या फिर मॉडरेट ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस एंड पॉलीहाइड्रोएमनियोस, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज पॉलीहाइड्रोएमनियोस कॉज करती है और कौन सी ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज ऑलिगोहाइड्रोएमनियोस कॉज करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर ये सारी ग्रॉस कंजेनिटल एनोमलीज जो है बेसिकली पॉलीहाइड्रोएमनियोस कॉज करती है। और इनका मैकेनिज्म क्या होता है? इनके अंदर बेसिकली सॉलोइंग एब्सेंट रहेगी, मतलब जो बेबी है, जो फीटस है, ये सॉलो नहीं कर पाएगा। सॉलो नहीं कर पाएगा तो उसके कारण पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा इन सारे एनोमलीज के अंदर। कौन कौन सी एनोमलीज है? पहला तो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आता है एनेंसेफेली। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो आपका सॉलोइंग, ये जो रिफ्लेक्स है ये बेसिकली हायर सेंटर से कंट्रोल होता है। अगर न्यूरल ट्यूब के अंदर ही प्रॉब्लम हो जाएगा इन एनेंसेफेली तो सॉलोइंग रिफ्लेक्स हो ही नहीं पाएगा, तो एब्सेंट सॉलोइंग रहेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन वाले डिसीजेस जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, डियोडिनल अट्रेजिया, कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इन सब के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो जिसके कारण सॉलोइंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो इन चारों पांचों कंडीशन के अंदर जो है बेसिकली आपको पॉलीहाइड्रोएमनियोस देखने को मिलेगा ड्यू टू एब्सेंट सॉलोइंग। फिर हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर आपको कौन कौन से कंजेनिटल एनोमलीज के अंदर देखने को मिलेगा? जैसे कि रीनल एजेनेसिस, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये दोनों किडनी वाले प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस देखने को मिलेगा। और एक ऑब्स्ट्रक्शन वाला प्रॉब्लम है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, जिसके अंदर सेम आपको क्या देखने को मिलेगा? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है जिससे ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कॉज कर रहे हैं? डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इन सब के अंदर जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास फीमेल आती है और फीमेल का जो फंडल हाइट है आपने इवेल्युएट किया, एग्जामिन किया, ये मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन है, तो आप सस्पेक्ट क्या करोगे? आप सस्पेक्ट करोगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस को। और जब आप पॉलीहाइड्रोएमनियोस को सस्पेक्ट करोगे तो पहला इवेल्युएशन जो आप करोगे, पहला टेस्ट जो आप करोगे वो रहेगा यूएसजी टेस्ट। यूएसजी टेस्ट आप क्यों करते हो? एनोमलीज के लिए, क्योंकि पॉलीहाइड्रोएमनियोस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एनोमलीज है। तो इसलिए पहला जो टेस्ट आप करते हो वो यूएसजी करते हो फॉर द एनोमलीज। अब एनोमलीज प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। तो एनोमलीज अगर प्रेजेंट है तो फिर आप एमनियोसेंटेसिस करो फॉर टू लुक फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्यों ऐसा? क्योंकि एनोमलीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? यूजुअल कॉज क्या होता है? वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो अगर एनोमलीज प्रेजेंट है तो फिर आप एमनियोसिंथेसिस करो ताकि आप देख सको कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है। और मान लीजिए आपके यूएसजी के ऊपर एनोमलीज जो है वो नहीं मिलती, तो फिर आप दूसरा टेस्ट कौन सा करोगे? दूसरा टेस्ट करोगे आप 2R ओजीडीटी। अब आप ये 2R ओजीडीटी क्यों करोगे? ताकि आपको पता चल सके कि ये जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस है ये डायबिटीज के कारण तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के अंदर फीटल यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। तो मान लीजिए 2R ओजीडीटी, ये वाला टेस्ट भी आपका नॉर्मल आ जाता है, तो जो तीसरा टेस्ट करोगे वो आप करोगे एमसीए डॉपलर, दैट इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर। अब ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर आप किस लिए कर रहे हो? मतलब क्या चीज को डायग्नोज करने के लिए कर रहे हो? ये आप कर रहे हो फॉर डायग्नोसिंग फीटल अनीमिया, क्योंकि फीटल अनीमिया जो है ये दो कंडीशंस के अंदर हो सकता है। एक तो आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के अंदर हो सकता है फीटल एनीमिया, या फिर पार्वो वायरस के इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है फीटल एनीमिया। इन दोनों कंडीशंस के कारण जो फीटल एनीमिया कॉज होगा, ये फीटल एनीमिया आगे जाकर फीटल हाइड्रॉप्स मतलब फीटल हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। और फीटल हार्ट फेलियर के अंदर फीटल यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब फीटल यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाएगा। तो इस फीटल अनीमिया को, इस फीटल हाइड्रॉप्स को, इस फीटल हार्ट फेलियर को रूल आउट करने के लिए आप करते हो मिडल सेरेब्रल आर्टरी का
आर्टरी का डॉपलर। ठीक है, इसमें आप मेजर करते हो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, और अगर ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी इंक्रीज्ड आपको दिखती है, मोर देन इक्वल टू 1.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियन आपको ये दिखती है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि फीटल अनीमिया प्रेजेंट है, फीटल हाइड्रॉप्स प्रेजेंट है। मान लीजिए ये एमसीए डॉपलर भी आपका नॉर्मल आता है, तो उस केस में आपके पास दो ही कॉजेस बच जाते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोमियस कॉज कर सकते हैं, वो है ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, और दूसरा पांचवा है फीटल बार्टर सिंड्रोम। याद रखिए, फीटल बार्टर सिंड्रोम रेयर डिसऑर्डर है जिसका हॉलमार्क होता है पॉलीहाइड्रोमियस। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई फीमेल आपके पास आती है, आपने उसका एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन में उसका जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन की हाइट थी वो ज्यादा, पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू दी फंडल हाइट, तो आप उस फीमेल के अंदर क्या सस्पेक्ट करोगे? आप सस्पेक्ट करोगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अब ओलिगोहाइड्रोएमनियोस आपने सस्पेक्ट कर लिया, तो पहला जो टेस्ट आप करोगे वो रहेगा पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप क्यों करोगे? टू रूल आउट द रप्चर्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि अगर मान लीजिए पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे आपको पूलिंग ऑफ वजाइनल फ्लूइड्स दिख जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो रहा है ड्यू टू रप्चर्ड मेम्ब्रेन। पर अगर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन पर आपको पुलिंग ऑफ फ्लूइड्स ऑफ इन दी वजाइना नहीं देखने को मिलता, मतलब रप्चर्ड मेम्ब्रेन इज नॉट द कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इन दिस फीमेल, तो फिर आप दूसरा टेस्ट करोगे इन दी सेकंड ट्राइमेस्टर, और वो रहेगा एनामली स्कैन। मतलब बेसिकली आप यूएसजी करोगे, और ये यूएसजी एनामली स्कैन आप करोगे टू लुक फॉर दी एनामलीज। मान लीजिए ये भी नॉर्मल आता है, तो तीसरे ट्राइमेस्टर में आप क्या करोगे? तीसरे ट्राइमेस्टर में आप करते हो डॉपलर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, जिसमें आपको पल्सेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा अगर फीमेल को यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी है, तो मतलब आप थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या कर रहे हो? डॉपलर कर रहे हो अम्बिलिकल आर्टरी का टू रूल आउट द यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। अब यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी कैसे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कॉज करता है वो समझाता है। यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के अंदर एक्चुअली जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है टू द बेबी, टू द फीटस, वो डिक्रीज कर जाता है। जब ये डिक्रीज कर जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबी, टू द फीटस, तो आपका बेबी ये सोचेगा कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है मेरी बॉडी के, वहां पर ब्लड भेजता हूं, मतलब वो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और रीनल ब्लड फ्लो जो है उसको डिक्रीज कर देगा। जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देगा तो डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट, रिजल्टिंग इनटू ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, अब ये यूपीआई को डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं डॉपलर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, और ये डॉपलर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी में आपको क्या देखने को मिलेगा? पल्सेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा अगर यूपीआई है तो। मान लीजिए ये डॉपलर भी आपका नॉर्मल आता है, तो फिर आप कौन से बचे हुए कॉजेस के बारे में सोच सकते हो? तो बचे हुए कॉजेस होते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, टॉर्च के इंफेक्शन, इंट्रायूटेराइन डेथ, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी एंड ड्रग्स लाइक इंडोमेथासिन जो कि टोकोलाइटिक की तरह भी काम करता है। ये कुछ कॉजेस हो सकते हैं आपके ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के बारे में। अब आप सोचोगे कि ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम तो मैंने पॉलीहाइड्रोएमनियोस में भी लिखा और आपके ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में भी लिखा। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के अंदर दो बेबीज, दो फिटस होते हैं एक ही प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। तो बेसिकली बात यह है कि एक बेबी जो है उसके अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोस रहेगा और एक बेबी के अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस रहेगा, इसलिए ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के अंदर दोनों होते हैं, पॉली भी होता है और ओलिगो भी होता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जो इंडोमेथासिन है, इसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं कि अगर इंडोमेथासिन में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं तो ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कॉज कर सकता है, और इंडोमेथासिन को हम सिर्फ और सिर्फ 32 हफ्ते से पहले दे सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली बिफोर 32 वीक्स वी कैन गिव इंडोमेथासिन। रीजन क्या है? क्योंकि 32 वीक्स के बाद अगर उसको देते हैं तो ये कॉज करता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इन द प्रेगनेंसी ड्यू टू पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोस है तो यूटेरस डिस्टेंड करेगा, यूटेरस डिस्टेंड करेगा तो बड़ा ज्यादा आपका एब्डोमेन भी डिस्टेंशन होगा, एब्डोमेन डिस्टेंशन होगा तो लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे, उसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। बाकी प्रॉम मतलब प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसका फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कॉर्ड प्रोलैप्स, अब्रप्शन का भी रिस्क फैक्टर होता है आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस, माल प्रेजेंटेशन का भी रिस्क फैक्टर होता है आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जो आपका प्रीटर्म लेबर है, पीपीएच है, इन सब का भी रिस्क फैक्टर होता है आपका पॉलीहाइड्रोएमनियोस। और इन सब के अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियोस के अंदर के कारण क्या हो रहा है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, और इस एब्डोमिनल डिस्टेंशन के कारण, इस यूटेरस के डिस्टेंशन के कारण ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इन सबको तो हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे, लेकिन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को यहां पर पढ़ लेते हैं कि कैसे हम मैनेज करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इन द प्रेग्नेंट फीमेल ड्यू टू पॉलीहाइड्रोएमनियोस। क्या करोगे आप मैनेजमेंट के अंदर? एमनियो रिडक्शन करोगे। एमनियो रिडक्शन मतलब बेसिकली सिरिंज डाल के एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालोगे, इसको हम बोलेंगे थेरेपेटिक एमनियो रिडक्शन। और मैक्सिमम जितना आप एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हो वो है 2 लीटर, 2 लीटर तक आप रिमूव कर सकते हो। यूजुअली आप 1.5 लीटर को रिमूव करते हो। अब इस एमनियो रिडक्शन के साथ, थेरेपेटिक एमनियो रिडक्शन के साथ आप जो है स्टेरॉइड्स भी देते हो। स्टेरॉइड्स क्यों देते हो? फॉर द मैचुरेशन ऑफ द फीटल लंग्स। और फीटल लंग्स के लिए स्टेरॉइड जो आप देते हो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका डेक्सामेथासोन। डोज क्या होता है डेक्सामेथासोन का? वो होता है 6 मिलीग्राम इंटू 4 डोज 12 आवर्ली इंट्रामस्कुलर। ये होता है आपका डेक्सामेथासोन, जो कि इंडिया के अंदर यूज किया जाता है 6 मिलीग्राम 4 डोज 12 आवर्ली इंट्रामस्कुलर। अब अमेरिका के अंदर हम यूज करते हैं बीटामिथासोन। सब इसका डबल कर दो डोसेज के लिए, मतलब इसका 12 मिलीग्राम देंगे
डोज दो ही कर देंगे, चार नहीं देंगे, दो डोज देंगे। और ये 12 आवर्ली दे रहे थे तो ये 24 आवर्ली देंगे, और रूट आपका सेम होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस हो गए आपकी पॉलीहाइड्रोमनियस के कारण। अब वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं जो कि ओलिगोहाइड्रोमनियस के कारण होंगी। तो पहला कॉम्प्लिकेशन होता है कंप्रेशन ऑफ द फीटस। कंप्रेशन ऑफ फीटस के कारण दो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है लिम्ब डिफेक्ट, एक हो सकता है फेशियल फीचर्स के अंदर कुछ डिफेक्ट आए। अब लिम्ब डिफेक्ट्स के अंदर आपका जो आता है वो होता है क्लब फुट, जिसको हम सीटीवी के नाम से भी जानते हैं, या आप ऑर्थो के अंदर पढ़ोगे क्या, ये आपका क्लब फुट है, इस तरीके की इमेज होती है। और याद रखिए क्लब फुट रहे ये पॉटर फेसिस जिसके अंदर फेशियल फीचर्स आ जाते हैं अलग से, ये कंप्रेशन डिफेक्ट्स है, ये एनोमलीज नहीं है आपकी, ये कंप्रेशन डिफेक्ट्स है। ठीक है, फेशियल फीचर्स किस में चेंज हो जाता है, पॉटर्स फेसिस के अंदर। कैसे हो जाता है फेशियल फीचर्स, सब ऑर्बिटल क्रीज आ जाती है, मतलब आंखों के नीचे क्रीज आ जाती है। डिप्रेस्ड नेजल टिप होता है आपका, जो नेजल टिप है आपसे डिप्रेस्ड होता है। रेट्रोग्नाथिया हो जाता है, पीछे आपका जॉ चला जाता है। और लो सेट ईयर्स आ जाता है, लो सेट ईयर्स आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये चार चीजें आपको जो है बेसिकली फेशियल फीचर्स के अंदर दिखती है पॉटर्स फेसिस की। तो ये होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ फीटस। दो सिंड्रोम्स भी एसोसिएटेड है विद ओलिगोहाइड्रोमनियस, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है पॉटर सिंड्रोम और एक होता है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम। पॉटर सिंड्रोम क्या होता है, पॉटर सिंड्रोम इज बेसिकली सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस ड्यू टू रीनल एब्नॉर्मलिटीज। अगर रीनल एब्नॉर्मलिटीज के कारण सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं पॉटर्स सिंड्रोम। तीन चीजें देखने को मिलती है पॉटर्स फेसिस। पॉटर्स फेसिस मतलब वही सबआर्कोबाइटल क्रीज, डिप्रेस्ड नेजल टिप, लो सेट ईयर्स एंड रेट्रोग्नाथिया। दूसरा आपको देखने को मिलता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, और तीसरा सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस आपको देखने को मिलता है इन दी पॉटर्स सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम के बारे में। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम का दूसरा नाम होता है स्ट्रीटर सिंड्रोम। इसके अंदर अर्ली इन द प्रेगनेंसी जो मेम्ब्रेन से रप्चर कर जाता है, अर्ली इन द प्रेगनेंसी क्या कर जाता है, मेम्ब्रेन आपके रप्चर कर जाता है, रिजल्टिंग इनटू कंस्ट्रिक्शन रिंग अराउंड द डिस्टल लिम्स। मतलब आपके जो बेसिकली एक कंस्ट्रिक्शन रिंग, जो बेसिकली मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होता है, वो एक कंस्ट्रिक्शन रिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है टू दिस डिस्टल पार्ट ऑफ द डिजिट वो कम हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू स्पॉन्टेनियस एम्पुटेशन ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द डिजिट्स। अब मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मलिटी की अगर हम बात करते हैं इन दिस एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, तो वो होता है लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज। और याद रखें कि लिम्ब एब्नॉर्मलिटी जो आपको देखने को मिलती है इन एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम, वो डिस्टल लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज होती है। प्रॉक्सिमल लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलती थी थैलिडोमाइड के कारण इन फोकोमिलिया। डिस्टल लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलती है इन एमनियोटिक सिंड्रोम, फॉलोड बाय क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज। ये सेकंड मोस्ट कॉमन एब्नॉर्मलिटीज होती है जो आपको एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा और दूसरा कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपके ओलिगोहाइड्रोमनियस के कारण, वो हो सकता है कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड रिजल्टिंग इनटू फीटल डिस्ट्रेस। एंड तीसरा होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अब मुझे बताइए कि क्या ओलिगोहाइड्रोमनियस आईयूजीआर नहीं कॉज करता इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन? तो बिल्कुल नहीं, ओलिगोहाइड्रोमनियस नेवर कॉजेस इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। बस बात यह है ना कि ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि कभी भी हमेशा मोस्टली आप ये देखोगे कि ओलिगोहाइड्रोमनियस इज प्रेजेंट अलोंग विद इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन एनी फीमेल इन एनी फीटस। इसका रीजन क्या है कि दोनों का कॉज सेम है, यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी जो है ये ओलिगोहाइड्रोमनियस भी कॉज करता है और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी कॉज करता है, इसीलिए दोनों जो है सेम फीमेल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब कैसे मैनेज करोगे आप ओलिगोहाइड्रोमनियस को? पॉलीहाइड्रोमनियस के कॉम्प्लिकेशंस के लिए तो हमने थेरेपेटिक एमनियो रिडक्शन कर दिया था फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यहां पर आप कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करते हो, एमनियो इन्फ्यूजन नहीं करते हो, सिर्फ फीटल मॉनिटरिंग की जाती है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, कोई एमनियो इन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीटल मॉनिटरिंग की जाती है। और एक चीज है, मैटरनल हाइड्रेशन अगर आप करोगे, ज्यादा पानी अगर आपकी मदर पिएगी तो ट्रांजिएंटली जरूर वो एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ा सकता है, लेकिन सर ट्रांजिएंटली ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, परमानेंटली ये चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो बेस आपका क्या है, फीटल मॉनिटरिंग करनी है इन दिस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियस। अब क्या इंडिकेशंस होता है आपके एमनियो इन्फ्यूजन? तो एमनियो इन्फ्यूजन के दो इंडिकेशंस होता है। पहला, ड्यूरिंग लेवल 2 यूएसजी। मान लीजिए अगर लेवल 2 यूएसजी आप क्यों करते हो, एनोमलीज कान होता है, वो एनोमलीज को देखने के लिए करते हो। अगर फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस है तो फिर आपको जो है लेवल 2 यूएसजी के अंदर कोई एनोमलीज दिखेगी ही नहीं, क्योंकि जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये बेसिकली एक अच्छे ब्लैक बैकग्राउंड की तरह काम करता है, जिसके अगेंस्ट हम अच्छे से जो एनोमलीज है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टू इंप्रूव द डिटेक्शन रेट ऑफ द एनोमलीज, अगर आपका सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियस है तो लेवल 2 यूएसजी करने के लिए हम एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं। और दूसरा, रेकरेंट वेरिएबल डिसलरेशन। ये बेसिकली आप किस पे देखोगे, फीटल मॉनिटरिंग पे आपको समझ में आएगा कि रेकरेंट वेरिएबल डिसलरेशन है, इनका कॉज क्या होता है, कॉर्ड कंप्रेशन। इन दोनों कंडीशंस के अंदर हम एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एक बात जो रह गई कि यहां पर जो मैंने बताया था ना, पॉलीहाइड्रोमनियस के जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए अपन ने क्या किया था, एमनियो रिडक्शन किया था, थेरेपेटिक एमनियो रिडक्शन। ये थेरेपेटिक एमनियो रिडक्शन इन सारे कॉम्प्लिकेशंस की भी रिस्क को कम कर देगा इन पॉलीहाइड्रोमनियस फीमेल। ठीक है, अब अगले लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे डायबिटीज के बारे में। तब तक के लिए टाटा।